मंदाकिनी नागलोक की सबसे ज्ञानी और उत्तम नागिन थी। यूं कहा जा सकता है कि नागलोक की जिम्मेदारियां अगर कोई नागराज के बदले ले सकता था तो वो मंदाकिनी ही थी, क्योंकि वो केवल समझदार ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर भी थी। नागलोक पर आए सभी खतरों को पहले ही भांपकर उसे नागलोक से दूर कर देती थी। इसीलिए नागलोक में मंदाकिनी का बहुत मान सम्मान था। मंदाकिनी नागलोक के अलावा भी धरती लोक पर प्राणियों की मदद कई बार करती थी। इसीलिए कोई भी कार्य हो तो नागराज मंदाकिनी को ही याद करते थे। ऐसे ही एक दिन नागराज मंदाकिनी नागिन को बुलाकर उसे कहते हैं, मंदाकिनी, तुम इस नागलोक की सबसे विश्वास पात्र नागिन हो। अब तक पूरे नागलोक में तुमने किसी भी प्रकार की बाधा आई हो या किसी भी प्रकार का कोई नागलोक पर खतरा आया हो तो तुमने ही आगे आकर सभी नाग नागिन को बचाया है। सभी का बहुत अच्छी तरह से सामना किया है। नागराज, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। आप भली भांति जानते हैं कि मैं नागलोक के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मेरा तो बस यही कर्तव्य है कि नागलोक पर कभी कोई खतरा ना आए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आज तुमको जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसे भी तुम अच्छे से पूरा करना, क्योंकि ये नागलोक की शान के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। जी नागराज, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं वो कार्य जरूर करूँगी। देखो, धरती लोक पर एक संगीता नाम की स्त्री है जिसने हम नाग नागिनों की बहुत सेवा की है। वो भी हमारी तरह ही भोलेनाथ की भक्त है, लेकिन अब वो संकट में है और हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसे संकट से निजात दिलाना चाहिए। हमें ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य के लिए ही चुना जाता है। जी नागराज, बताइए कैसा संकट है, मैं अभी जाकर दूर कर दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। संगीता के पति की माँ उस पर बहुत ही जुल्म ढाती है, बहुत अत्याचार करती है, लेकिन भोली संगीता अपनी सास के अत्याचार को चुपचाप सह रही है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर संगीता की सास को डस लूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, मेरी बात को तो समाप्त होने दो। तुम धरती लोक पर जाओ और संगीता का रूप लो और उसकी सास जो उस पर अत्याचार कर रही है उसका तुम जवाब दो अपने अंदाज में, और कैसे भी करके संगीता के घर परिवार में जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको ठीक करो। आपकी बातों का अर्थ है मैं नागिन इंसानी रूप लेकर संगीता की सास के अत्याचार बहू और उसको अपनी गलतियों का भी एहसास करवाऊं, ताकि संगीता की आगे की जिंदगी सुख में हो, है ना? हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से भोली संगीता कुछ नहीं बोल रही है ये हमसे तो नहीं देखा जा रहा है, और तुम सबसे विश्वास पात्र नागिन हो, इसीलिए ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है। तुम धरती लोक पर जाओ और अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म करो। लेकिन मैं धरती लोक जाऊंगी और उसका रूप लूंगी तो संगीता कहाँ जाएगी? वो तो सबको बता देगी कि वो ही संगीता है। फिर कैसे मैं ये सब करूंगी? कार्य में बाधा उत्पन्न होने की वजह से ये नहीं हो पाएगा। जितना समय तुम धरती लोक पर रहोगी उतने समय तक हम नागलोक में संगीता को निंद्र विष देकर रखेंगे, जिससे बाद में वो सब भूल जाए और तब तक तुम आराम से अपना काम कर सकती हो। ठीक है, फिर मैं आज ही धरती लोक पर जाकर अपने कार्य में लग जाती हूँ और आपके दिए इस कार्य को भी मैं सफलतापूर्वक पूरा करूँगी और लोक कल्याण के कार्य में हमेशा तत्पर रहूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये कार्य भी सफलतापूर्वक ही करोगी। मंदाकिनी नागराज के कार्य को पूरा करने के लिए धरती लोक पर चली जाती है और वहाँ से संगीता को नागलोक में लाकर निंद्रा विष दे देती है। उसके बाद वो वापस धरती लोक जाती है। संगीता का रूप लेकर उसके घर चली जाती है। वहाँ संगीता की सास रमा आती है और मंदाकिनी नागिन को संगीता के रूप में देखकर उसके पास जाकर कहती है, क्यों रे, आ गई घूमकर? तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे कहीं भी जाना हो तो मुझसे पूछे बिना मत जाया कर, लेकिन तेरे पर निकल गए हैं। बाहर जाकर घूमना है, घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया था, तभी मैं बाहर गई थी, और मैं अपने किसी काम से नहीं बल्कि आपके लिए ही गई थी। आपने ही बोला था ना, आज आपको पकोड़े खाने का मन है, इसलिए बेसन लेने गई थी मैं। आप बिना बात ही मुझे सुनाती रहती हैं। आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं। हाय राम, थोड़ी देर बाहर क्या चली गई? तेरी तो जुबान ही चलने लगी। देखो तो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी समझाती हूँ, ऐसे बात समझ नहीं आएगी तुझे। माँ जी, अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप सोच समझकर हाथ उठाना। अरे ओ नागिन, तेरे लिए भी अब क्या मैं सोचूंगी? रुक, तुझे ज्यादा ही अकल आ गई है ना।
तू नागिन बन रही है। रुक, मैं भी नागिन की सास हूँ, सारा जहर निकाल दूंगी अच्छे से। हे भोलेनाथ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं नागिन हूँ। क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई? अब बनना नागिन, बन अब। ठीक है, फिर आप करो जो आपको करना है। मैं भी आपके बेटे को सब कुछ बता दूंगी। आज तक आपने सब छुपाया है ना, लेकिन अब नहीं। वो मेरा बेटा है, इसलिए तेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कब तक नहीं करेगा, देख लेना, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। नागिन की अत्याचारी सास का अत्याचार खत्म ही कर दूंगी मैं। चल, पहले तो तेरी ये जुबान ही खत्म कर दूं, बहुत चल रही है ना। रमा अंदर ले जाकर मंदाकिनी को मारती है, लेकिन उस वक्त मंदाकिनी कुछ नहीं करती और चोट के निशान भी अपनी शक्तियों की मदद से गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद जब काम ना करने की वजह से रमा मंदाकिनी को मारने जा रही थी, तो मंदाकिनी मारते समय उसकी वीडियो बना लेती है और बाद में रमा के पास जाकर उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो माँ जी, ये रहा सबूत। अब आप क्या बोलोगी? ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी और फिर आपको अपने अत्याचार बहुत महंगे पड़ेंगे। नहीं बहू, मैं तेरी सास हूँ ना, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू अगर मेरे बेटे को सब बता देगी तो मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? ऐसा मत करना बहू। अच्छा, अब बहू याद आ गई। इससे पहले तो मैं नागिन थी ना, और अब सबूत दिखा दिए तो बहू बन गई। लेकिन अब मैं आपके अत्याचार और नहीं सहूंगी। अब आपको आपके कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। बहू, तो घर की बात घर में ही रहने देना, बाहर जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा? कोई तेरी सास तो कुछ बोलेगा नहीं ना, तो मेरी बात मान जा। ठीक है, मैं आपकी बात मान तो लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि अब आप कभी भी ऐसा कुछ करना तो दूर की बात है, ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ हाँ बहू, मुझे तेरी सारी बातें मंजूर है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रमा मंदाकिनी की बात मान लेती है और उसके बाद मंदाकिनी वापस से संगीता को उसके परिवार के पास छोड़ देती है। लेकिन संगीता को कुछ याद नहीं था। संगीता का बर्ताव वापस पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर रमा उसके ऊपर वापस अत्याचार करने लगती है और इसकी खबर जब मंदाकिनी को होती है तो वो वापस नागिन रूप में धरती लोक पर आती है और दोनों के सामने जाकर कहती है, माँ जी, मैंने आपको कुछ समझाया था, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई? अरे तुम हो कौन? आधी नागिन और आधी इंसान। बहू चल। माँ जी, आप जाओ, मैं यहाँ हूँ। आप बाहर से बुला लाओ लोगों को, हम इसे सुरक्षित बाहर छोड़ाएंगे। संगीता, तुम कितनी भोली हो। तुम्हारी सास तुम पर इतने अत्याचार करती रही, लेकिन अभी भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। और आप माँ जी, कुछ दिनों पहले आप जो अत्याचार कर रही थी ना, वो संगीता पर नहीं बल्कि मुझ पर, एक नागिन पर कर रही थी। मैंने आपको ये सब करने से मना किया था, लेकिन आपको समझ नहीं आया। अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। नहीं नागिन जी, आप मेरी सास को कुछ मत कहिए। नहीं बहू, अब तो बस कर दे। आज जब इतना कुछ होने के बाद भी तू मेरे लिए खड़ी है तो मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगी, आप बड़ी हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं संगीता, तुम्हारी सास भले ही तुम पर अत्याचार कर रही है। आज तो नागिन ने आकर सास के अत्याचार सह लिए, लेकिन तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए। अरे नागिन जी, आप भी मुझे माफ कर दो। नागिन की एक अत्याचारी सास बन गई। मैंने अपनी बहू के साथ साथ आपको भी बहुत परेशान किया है ना। अब मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस मैं आपके डर की वजह से नहीं, बल्कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बोल रही हूँ। मंदाकिनी का धरती लोक पर आकर नागिन होते हुए सास के अत्याचार सहना सफल होता है। इसके बाद संगीता भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है और मंदाकिनी वापस नागलोक चली जाती है। शिविना अपने विवाह के लिए बहुत उतावली थी, लेकिन उसके विवाह के लिए अभी तक उसने वर ही नहीं चुना था, जिसके लिए एक सुबह वो अपनी माँ वसुधा से कहती है, माँ, आपने मेरे लिए वर देखना प्रारंभ नहीं किया। आपकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। आप उसे ससुराल नहीं भेजना चाहती। इस नागिन को अपने ससुराल जाना है। देखो तो कितनी उतावली हो तुम ससुराल जाने के लिए। पुत्री, विवाह के लिए वर ढूंढना इतना सरल कार्य नहीं है।
कोई ऐसा जो तुम्हें आजीवन खुश रखे, उसको ढूंढने में समय तो लगेगा ही। हाँ, अगर तुम किसी से प्रेम करती हो तो बता दो। प्रेम? नहीं माँ, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है जिसे देखकर मुझे प्रेम हो जाए। वसुधा आगे कुछ बोलती इससे पहले ही शिवीना की सखी सोना नागिन वहाँ आती है और शिवीना से कहती है, शिवीना, तुम अभी तक कक्ष में ही हो, चलो ना, मुझे तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ चलो। सोना शिवीना को लेकर नागलोक के वन में जाती है, जहाँ शिवीना सोना से कहती है, तुम्हें मुझसे जंगल में क्या कार्य है सोना? शिवीना, कार्य तो एक बहाना था। मैं तुमको यहाँ अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर जाने आई हूँ। पृथ्वी लोक पर त्योहारों का माहौल है, तो वहाँ मेला लगा है, चलो ना मेरे साथ मेला देखने। सत्य में? चलो चलते हैं, लेकिन किसी को पता ना लगे, उससे पहले वापस आ जाएंगे। दोनों सहेलियां पृथ्वी लोक जाती हैं, जहां अपने इंसानी रूप में दोनों मेले की सैर करने लगती हैं। तभी चलते हुए शिवीना की टक्कर एक लड़के से हो जाती है, जो टकराने के कारण शिवीना को गिरने से बचा लेता है। शिवीना एक टक उस लड़के को देखती रहती है, जिसके कारण शिवीना को होश में लाते हुए वो लड़का उससे कहता है, अरे मैडम देखिए, मेले में बहुत से झूले हैं, तो कृपया कर वहाँ झूलिए, क्योंकि और ज्यादा देर में आपको अपनी बाहों में नहीं झुला पाऊंगा। क्षमा कीजिए, मुझे चलते वक्त होश नहीं रहा। आपका शुक्रिया। कोई नहीं, मेरा नाम अभिनव है, मैं इस मेले की कमेटी का इंचार्ज हूँ। अच्छा, तो फिर आप इस मेले का चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्यों ना आप मुझे और मेरी सखी को पूरा मेला दिखा दे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कर देंगे तो। अभिनव भी शिवीना के सुंदर से चेहरे में खो जाता है, जिसके चलते वो शिवीना के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाता और उसने दोनों को पूरा मेला घुमाया। उस दिन के बाद से अब शिवीना छुपते छुपाते पृथ्वी लोक आती और अभिनव से मिलती, और ज्यादा समय नहीं लगा, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। लेकिन जब कुछ समय बाद अभिनव ने शिवीना से अपने प्रेम का इजहार किया, तो शिवीना ने उसका जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ करना अभिनव, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन क्यों शिवीना, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मेरी माँ और मेरी बहन भी बहुत अच्छी हैं। तुम्हें मेरे घर में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ, नागिन। इतना कहकर शिवीना अपना असली रूप अभिनव को दिखा देती है, जिस पर अभिनव को एक झटका तो लगता है, लेकिन उसका प्यार शिवीना की सच्चाई के आगे उसे कुछ देखने ही नहीं दे रहा था और वो बोलता है, मुझे दुख है, तुमने मुझे ये सच्चाई पहले नहीं बताई, लेकिन ये सच्चाई अब जानकर भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। और इतिहास गवाह है कि एक नागिन और इंसान का प्रेम सफल रहा है, तो हमारा भी होगा। मुझे तुम चाहिए शिवीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या नागिन। अभिनव के बोल सुनकर शिवीना उसको गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी झूमती हुई नागलोक जाकर अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ आप कहती थी ना कि अगर तुझे विवाह करना हो तो अपने लिए वर ढूंढ ले, तो माँ मैंने अपना वर चुन लिया है। कौन है वो खुशनसीब नाग जिसने मेरी पुत्री के दिल में अपनी जगह बना ली? माँ वो कोई नाग नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य है। मुझे एक इंसान से प्रेम हुआ है और मुझे उसी से विवाह करके अपने ससुराल जाना है, पृथ्वी लोक। तुम पागल तो नहीं हो गई हो शिवीना? एक नागिन और इंसान का प्रेम हमेशा कठिनाइयाँ ही लेकर आया है। बावजूद इसके तुमको एक इंसान से विवाह करना है, एक ऐसे ससुराल में जाना है जहाँ तुम्हारे सिवा सभी इंसान होंगे। वहाँ तुमको एक इंसानी बहू बनकर अपनी सास की सेवा करनी होगी। ऐसे कार्य करने होंगे जो तुमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किए। माँ मुझे सब मंजूर है, मुझे विवाह करना है तो अपने प्रेम अभिनव से, उसके सिवा किसी को अपना वर नहीं स्वीकार करूंगी। शिवीना अपनी जिद में खाना पीना छोड़ देती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी वसुधा को अपनी बेटी के विवाह के लिए मानना पड़ता है और वो एक मनुष्य संग नागिन के विवाह के लिए नागराज से बात करने जाती है, जिस पर नागराज वसुधा से कहते हैं, वसुधा नागिन, 1000 साल में एक बार ही ऐसा शुभ मुहूर्त आता है जब एक इंसान और नागिन की शादी हो सकती है। इस मुहूर्त में विवाह होने के कारण नागिन की जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आती और वो अपने ससुराल में हमेशा खुश रहती है। लेकिन अगर इस मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ तो अपने ससुराल कभी नहीं जा पाएगी। विवाह हो भी गया तो उसका इंसानी पति हमेशा के लिए इस नागलोक में फंस के रह जाएगा। तो नागराज,
वो मुहूर्त आएगा या जा चुका? शिविना की किस्मत अच्छी है, वो मुहूर्त 2 दिन बाद का है, लेकिन इस मुहूर्त में उसको विवाह करके नागलोक से अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। वसुधा ये सब जाकर शिविना को बताती है, जिस पर शिविना कहती है, माँ, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे प्रेम को समझा। अभी मैं जाकर अभिनव को बताती हूँ। एक तरफ शिविना पृथ्वीलोक जाकर अभिनव को मुहूर्त के बारे में सब बताती है, तो दूसरी ओर शिविना की सखी सोना अपनी सखी के नागलोक से चले जाने के दुख से बहुत ज्यादा दुखी होते हुए खुद से कहती है, मैं अपनी एक लौती सखी को पृथ्वीलोक नहीं जाने दूंगी। मैं उसका विवाह शुभ मुहूर्त में नहीं होने दूंगी। फिर वो अपने प्रेम के साथ यहीं रहेगी। आखिर उसे तो अभिनव का प्यार चाहिए और मुझे मेरी सखी। इससे दोनों की ही समस्या हल हो जाएगी। शिविना धरतीलोक जाकर अभिनव को सब बताती है, जिसके बाद अभिनव नागलोक आने के लिए मान जाता है। लेकिन पहले वो शिविना को अपनी माँ और बहन से मिलवाता है। अपने होने वाले ससुराल आकर शिविना बहुत खुश होती है और अपनी सास और ननद का प्यार देखकर मन ही मन कहती है, बस 2 दिन बाद शादी करके ये नागिन अपने ससुराल चली जाएगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अपने ससुराल आकर एक आम इंसानी बहू की तरह यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी है। शिविना अपने ससुराल वालों से मिलकर अभिनव संग नागलोक में आती है। 2 दिन अभिनव नागलोक में रहकर वहाँ की आओ भगत का आनंद लेता है, जिसके बाद विवाह का दिन आता है और शुभ मुहूर्त में पंडित जी दुल्हन को बुलाने को कहते हैं। लेकिन वसुधा जब कक्ष में जाती है तो शिविना वहाँ नहीं होती, क्योंकि सोना उसे नागलोक के वन में ले जाती है, जहाँ दुल्हन के जोड़े में तैयार शिविना सोना से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो सोना, वो भी इस वक्त? फूल तोड़ने के लिए। शिविना, जरा मेरे फूल तोड़ने में मदद तो कर दो। सोना, तुम जानती हो ना कि आज मेरी शादी है और अगर शुभ मुहूर्त में शादी नहीं हुई तो मैं अपने ससुराल नहीं जा पाऊंगी। लेकिन शिविना, मेरा क्या, मेरे पास मेरी एक सबसे प्यारी सहेली तुम ही हो। अगर तुम नागलोक छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके साथ समय बिताऊंगी? सोना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो क्या ये चाहोगी कि मैं अपने प्यार को यहाँ उसके परिवार से दूर तड़पता देखूं? देखो, आज सही मुहूर्त में अगर मेरी शादी अभिनव से नहीं हुई और शादी करके विदाई नहीं हुई तो मैं अपने ससुराल नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, जाओ तुम। मैं तुमको दुखी नहीं देख सकती और तुम्हारी खुशी अभिनव के साथ है। अपने ससुराल जाकर बस मुझे भूलना मत। मेरी सबसे प्यारी दोस्त के बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है? तुम भी मेरे साथ चलो। शिविना के इतना कहने के कुछ देर बाद सोना शिविना को मंडप पर लेकर आती है, जहाँ सभी उसको देखकर खुश हो जाते हैं। मुहूर्त के रहते ही अभिनव और शिविना की शादी हो जाती है, जिसके बाद शिविना विदा होकर अपने ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास और ननद उसका स्वागत करके एक नागिन को अपनी बहू के रूप में स्वीकारते हैं और अंत में नागिन अपने ससुराल चली ही जाती है। रंगीली नागलोक की एकमात्र ऐसी नागिन थी जिसे बिना किसी की इजाजत के धरती लोक पर जाने की अनुमति थी। ऐसे ही एक दिन रंगीली अपनी धरती लोक के मित्र गायु से मिलने के लिए जाती है। तभी वो देखती है गायु अपने हाथों के नाखूनों पर सुंदर नेल पेंट लगा रही है। ये देख रंगीली बोलती है, अरे वाह गायु, ये तो बहुत ही सुंदर रंग लगाया है तुमने अपने नाखूनों पर। इसे रंग नहीं, नेल पेंट कहते हैं रंगीली। ठीक है। ला अपना हाथ दिखा, तेरे हाथों पर भी लगा देती हूँ। अपने नागलोक में भी जाकर दिखाना सबको। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगाना। अरे ला ना। रंगीली के बार बार मना करने पर भी गायु जबरन उसका हाथ पकड़कर जैसे ही नेल पेंट लगाने लगती है, तभी उसकी जोर से हंसी छूट जाती है, क्योंकि रंगीली के हाथों के नाखून बहुत छोटे और गहरे कटे हुए थे। ये देख वो कहती है, ओए मेरी नागिन दोस्त, ये क्या है? नाखून कहाँ है तेरे? जहर के साथ खा लिए क्या? नहीं नहीं, खाए नहीं है, पर मैंने कभी बड़े ही नहीं किए। तो अब कर लेना। ये ले, ये अपने साथ ले जा और कुछ हफ्ते तक अपने नाखून मत काटना, उनको बड़ा होने देना। और जब बड़े हो जाए तो ये नेल पेंट लगा लेना, बहुत सुंदर लगेगी तेरे गोरे गोरे हाथों पर। तुम सच कह रही हो ना? सच कह रही हूँ, बस जैसा कहा है वैसा ही करना। हाँ हाँ, वैसे ही करूँगी। अब मैं जाती हूँ, देर हो रही है। गायु से नेल पेंट लेने के बाद रंगीली वापस नागलोक आ जाती है और इस बार काफी हफ्ते बीत जाते हैं, पर वो अपने नाखून नहीं काटती है।
अब उसके नाखून सामान्य से थोड़े बड़े हो गए, जिन्हें देखकर रंगीली बोलती है। अरे वाह, अब तो मेरे नाखून भी गायों की तरह लंबे हो गए हैं। अब मैं भी अपने हाथों के नाखूनों पर नेल पेंट लगाकर उसको आकर्षित बनाऊंगी। इतना कहकर वो गायों की दी हुई नेल पेंट को अपने नाखूनों पर लगा लेती है और उसके सूखने के बाद रंगीली अपने हाथों को देखते हुए बोलती है। वाह वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे हाथ। सच में इस नेल पेंट ने तो मेरे हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। अब से मैं हर दिन बदल बदल कर नेल पेंट लगाया करूंगी। रंगीली इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ संतो आ जाती है और कहती है। रंगीली, ये सब क्या हो रहा है? माँ, नेल पेंट हो रहा है। ये क्या होता है? ये कौन सी बला का नाम है? ये इस बला का नाम है जिसे मैंने अपने हाथों के नाखूनों पर लगाया हुआ है। ये सब तू क्या लाई है? जानती है ना, हम नाग नागिन को ये शोभा नहीं देता। अरे माँ, सब शोभा देता है और मैं ये धरती लोक से लेकर आई हूँ। मेरी दोस्त गायू, उसने मुझे दिया है, वो भी लगाती है। लाओ माँ, मैं आपको भी लगा दूँ। नहीं, मुझे नहीं लगाना ये सब, और तू भी ना लगाए तो ही ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये हाथ काट दूंगी। इतना कहकर संतो वहाँ से चली जाती है। पर रंगीली के सर पर तो अब तरह तरह के नेल पेंट लगाने का भूत चढ़ गया था। ऐसे ही एक दिन वो फिर से धरती लोक पर गायों से मिलने जाती है और उसे अपने लंबे नेल पेंट लगे नाखून दिखाकर बोलती है। देख ले गायू, कर लिए ना तेरी नागिन दोस्त ने अपने नाखून लंबे। बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा सुन गायू, नागलोक में तो ये सब मिलता नहीं है, तो तू मुझे धरती लोक से ही और सुंदर सुंदर रंगों के नेल पेंट दिलवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तू कहे तो तेरी नागलोक में नेल पेंट की दुकान लगवा दूं मेरी जान। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, बस मुझे दिलवा दे। रंगीली की बात सुनकर गायू उसे अपने साथ मार्केट ले जाती है, जहां वो उसे अलग अलग तरीके जैसे मैट नेल पेंट, जेल नेल पेंट, ग्लिटर नेल पेंट, मिरर नेल पेंट, शिमरी नेल पेंट आदि जैसे सभी नेल पेंट दिलवा देती है, जिन्हें लेकर रंगीली वापस से नागलोक आ जाती है और अपने सभी नेल पेंट को छुपाकर अपने कक्ष में रख लेती है। वक्त के साथ साथ रंगीली अपने हाथों के नाखूनों को और बड़ा कर लेती है। ऐसे ही एक दिन रंगीली अपने कक्ष में बैठी नेल पेंट लगा रही होती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त मंजली आ जाती है और कहती है। अरे रंगीली, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? नेल पेंट लगा रही हूँ। पर ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे भी लगाना है, दो ना। नहीं, ये मेरा नेल पेंट है, मैं नहीं दूंगी। मैं भी तो तुम्हारी सखी हूँ। ठीक है, पर बदले में मुझे 2 पात्र बढ़िया वाला जहर चाहिए। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मंजली वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद 2 पात्र जहर लेकर रंगीली के पास आती है और सारा जहर उसे पीने को दे देती है, जिसके बाद रंगीली मंजली के हाथों पर नेल पेंट लगा देती है और मंजली खुशी खुशी पूरे नागलोक में सभी को अपने हाथों पर लगी नेल पेंट दिखाती है। जिसके बाद बाकी की सभी नागिनें भी रंगीली के पास अपने हाथों पर नेल पेंट लगवाने के लिए आती हैं। कुछ देर में रंगीली की गुफा के बाहर नागिनों की भीड़ लग जाती है और वो सभी पहले नेल पेंट लगवाने के लिए आपस में बहस करने लगती हैं। रंगीली बाहर आती है और कहती है। अरे अरे, आप सभी नाग नागिन शांत हो जाओ। रंगीली, हम अपने हाथों को सुंदर दिखाना चाहते हैं, जैसे तुम अपने हाथों पर नेल पेंट लगाकर सबके आगे हाथों की नुमाइश करती हो। पूरे नागलोक की नागिनों को नेल पेंट लगाने के लिए उत्साहित कर रही हो। इसके चलते हम यहाँ पर नेल पेंट लगवाने के लिए आए हैं। हे शिव शंकर, अगर मैंने इन सभी को एक साथ नेल पेंट लगा दिया तो मेरी तो सारी की सारी नेल पेंट एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। अब क्या करूँ, क्या कहूँ इनको? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नेवला सूंघ गया क्या तुम्हें कोई? देखो, मैं आप सभी को नेल पेंट लगा दूंगी, पर बदले में सभी को मुझे एक एक सोने का सिक्का देना होगा। मंजूर है तो बोलो। हाँ ठीक है, हम तुम्हें सोने के सिक्के लाकर देंगे। ठीक है, फिर जो नागिन सिक्का ले आए एक एक करके मेरे पास आ जाना, क्योंकि सभी को एक साथ नेल पेंट नहीं लगाया जा सकता है। और अभी आप सब यहाँ से चली जाएं, मुझे शिव की वंदना करनी है। रंगीली की बात सुनकर सभी नागिनें वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हर दिन कोई ना कोई नागिन ऐसे सोने के सिक्के लेकर रंगीली के पास नेल पेंट लगवाने के लिए आया करती थी। देखते ही देखते रंगीली के पास बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो जाते हैं, जिन्हें लेकर वो धरती लोक पर गायों के पास जाती है और कहती है। देखो गायू, तुम्हारे दिए नेल पेंट से मैंने कितना सारा धन जमा कर लिया है। हाँ मेरी दोस्त, ये तो बहुत ज्यादा है।
इतने में तो एक पूरी नेल पेंट की दुकान खड़ी हो सकती है, पर इन सब का तुम करोगी क्या? वही जो हम कह रहे हैं, हम दोनों सहेलियां मिलकर नील पेंट की दुकान खोलेंगे। तुम धरती लोक पर और मैं नागलोक में। अरे वाह, क्या आइडिया है। इससे हम दोनों का नाम धरती लोक पर और नागलोक में फेमस हो जाना है। वो भी क्यों ना, कम थोड़ी है ना हम किसी से। और वैसे भी अगर उस दिन तू मुझे वो नेल पेंट न दिलाती तो कभी ये दिन हमारे पास आता ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे किसी भी लोभ में तुम्हें वो नेल पेंट नहीं दिया था। पर जो है अच्छा है, चलो बाजार जाते हैं, ढेर सारी नेल पेंट की शॉपिंग करते हैं। इतना कहकर दोनों सहेलियां जल्दी से बाजार जाती हैं और वहां से बहुत सारी नेल पेंट खरीद लेती हैं। जिसके बाद धरती लोक पर नेल पेंट और नागलोक में शिव शक्ति नेल पेंट वाली नागिन के नाम से गायू और रंगीली अपनी अपनी नेल पेंट की दुकान खोल लेती हैं और दोनों की नेल पेंट की दुकान खूब बढ़िया चलती है। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों सहेलियां अपनी नेल पेंट की दुकान पर नेल एक्सटेंशन भी करना शुरू कर देती हैं और आखिरकार एक नेल पेंट वाली नागिन रंगीली नागलोक की नागिनों में एक नया नेल पेंट लगाने का फैशन चला देती है। नागलोक में नागराज, नागरानी और सारे नागलोक के नाग नागिन हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए खड़े थे। ये देखकर वहीं मौजूद नागिन नताशा अपने साथ खड़े नाग वैश्विक से कहती है, वैश्विक, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? कल की नागलोक की सभा में तुम थी नहीं क्या, जब नागराज ने पूरे नागलोक को बताया था कि आज देवलोक से एक नागिन नागलोक आने वाली है। अच्छा, तो ये देवलोक से आने वाली नागिन में कुछ अलग है क्या? मेरा मतलब होगी तो वो भी हमारी ही तरह नागिन ना। देवलोक से आकर कोई परिंदा तो बन नहीं गई होगी, तो ये इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं नागराज? तुम सत्य में पागल हो चुकी हो। पता है, देवलोक जाने का सौभाग्य करोड़ों नाग नागिनों में से किसी एक को मिलता है, जिसके बाद वो देवलोक में रहकर शिव के समक्ष रहकर अपनी तपस्या पूरी करके वापस नागलोक आता है या आती है। साथ ही उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं, नागराज से भी बहुत अधिक। अगर नागराज नागलोक के राजा हैं, तो देवलोक से आने वाली नागिन वो नागिन नागलोक के राजा की भी महारानी होगी। इतनी खास है ये देवलोक से आने वाली नागिन? अब तो देखना ही पड़ेगा आखिर है कौन। इतना बोलते ही नताशा भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कुछ ही पलों में आसमान से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और जैसे ही वो प्रकाश हटता है तो एक बहुत ही दिव्य रूप लिए नागिन सबके सामने प्रकट होती है, जिसका शरीर सबसे विशाल था और वो अपने अर्धनागिन रूप में किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। उसको देखकर वहाँ मौजूद सभी नाग नागिन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उसके बाद नागराज कहते हैं, शिविका नागिन का नागलोक में स्वागत है। देवलोक से आई नागिन शिविका, आपको नागलोक के नागराज का प्रणाम। प्रणाम नागराज, मुझे अति प्रसन्नता हुई नागलोक आकर। अब से ये नागलोक ही मेरा घर है और आप सबको एक सूचना दे दूं कि देवलोक के सभी देवों ने नागलोक के प्रत्येक सदस्य को प्रेम और आशीर्वाद भेजा है। शिविका नागिन की ये बात सुनकर सभी उसकी जय जयकार करते हुए कहते हैं, देवलोक से आई नागिन शिविका की जय, नागलोक की महारानी शिविका की जय। शिविका नागिन का भव्य स्वागत देखकर नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिविका को नागराज नाग महल में ले जाते हैं, जिसके बाद सभी नाग नागिन अपने कार्यों के लिए चले जाते हैं। तो वहीं नताशा नागिन ये सब देखकर कहती है, इस नागिन के आने के बाद से तो सभी इस पर ऐसे ध्यान देने में लगे हैं जैसे ये देवलोक से आई नागिन नहीं बल्कि देवलोक से आई कोई देवी या अप्सरा हो। नताशा के मन में शिविका नागिन के लिए बहुत से सवाल थे, जिनको वो अपने मन में दबाए बैठी थी। अब नागलोक के ढंग बदल गए थे। देवलोक से आई शिविका नागिन नागलोक के नाग नागिन को किसी भी खतरे से बचाने के लिए देवलोक से सीखे युद्ध की तकनीकें सिखा रही थी। ये देखकर नताशा गुस्से में अपने साथी नागिन सुकन्या से कहती है, यार ये सब इस नागिन को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? नागराज ने भी इसके कहने से नागलोक के सभी नाग नागिनों को युद्ध तकनीकें सीखने के लिए भेज दिया। तुम्हें क्या दिक्कत है सीखने में? अरे ये तो देखो कि अगर कभी अचानक ही नागलोक में किसी ने हमला कर दिया
तो तुम किसी और की ना सही, लेकिन खुद की तो रक्षा करने लायक होगी ही ना। सही कह रही है सुकन्या। नताशा, तुमने तो शुरुआत से ही देवलोक से आई नागिन शिविका के खिलाफ अपने मन में जहर भर रखा है। देखना, एक दिन यही तुम्हारे काम आएगी। नताशा किसी की बात को भी महत्व नहीं देती थी। तो वहीं अब शिविका के आने के बाद से नागलोक में हर जगह अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब नागलोक के भ्रमण के लिए निकली शिविका नागिन वन की ओर जाती है, तो वहाँ पहले से ही नागदास आकर सभी नाग नागिनों को वन खाली करने के लिए बोल देता है। जिस बात से गुस्से में आई नताशा नागिन उससे कहती है, ये क्या बात हुई? वो देवलोक से आई नागिन को अगर वन घूमना है तो हमारे रहते हुए घूमे, उसके चक्कर में हम क्यों वन खाली करे? अरे हैं तो हम सभी भी उसी की तरह ही नाग नागिन ना। नताशा, क्यों बहस कर रही हो? चलो ना, वैसे भी हम कुछ देर में तो यहाँ से जाने वाले थे। नहीं, अब तो मैं यहीं रहूंगी। आखिर कब तक उस देवलोक से आई नागिन को अलग अलग तरह का आकर्षण मिलता रहेगा नागलोक में? आखिर है तो वो भी एक नागिन ही ना। नताशा के इतना बोलते ही उसके पीछे से उसको नागिन शिविका की आवाज आती है, जो उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और उसके कहे शब्दों का जवाब देते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने नताशा नागिन। इस नागलोक में किसी को भी खास महत्व देने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन इस दास का यहाँ से सबको भेजने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी नाग नागिनों को मुझसे अलग महत्व दे रहे हैं। मैं कई वर्ष तक देवलोक रहकर आई हूँ, जिसके कारण मेरे शरीर से निकलने वाला ताप आप सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये एक दिव्य ताप है जो साधारण इच्छाधारी नाग नागिनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी हमारे सामने ही तो हैं। देखिए, कुछ हुआ क्या हमें? नताशा की ये बात सुनकर शिविका नागिन उसके थोड़ा पास आती है, जिसके बाद से शिविका नागिन के अंदर से आने वाला तेज प्रकाश नताशा के शरीर को जलन महसूस करवाता है, जिससे बचने के लिए नताशा दूर होकर कहती है, ठीक है, समझ गई मैं, अब मैं जाती हूँ। इतना बोलकर नताशा नागिन और सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। अब समय गुजरता है। देवलोक से आई नागिन शिविका नागलोक के रंग में ढल जाती है और अब उसके तेज से किसी को हानि नहीं होता था। लेकिन नागिन शिविका की शक्तियों को छीनने के लिए राक्षस कुल का एक नेवला राक्षस अर्धनवलेश अपनी सेना को लेकर नागलोक पर हमला कर देता है। नागलोक में राक्षसों का आक्रमण देखकर नागराज शिविका से कहते हैं, नागिन शिविका, देखिए, आखिर ये सच हो गया। आपके नागलोक आने का मकसद यही युद्ध था, जिससे आप नागलोक को बचाना चाहती थी। इसीलिए आपने नागलोक के प्रत्येक नाग नागिन को युद्ध तकनीकें सिखाई थी। हाँ नागराज, और देखिए, नागलोक का प्रत्येक नाग अपनी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध कर रहा है, लेकिन नवलेश को हराने के लिए मुझे मैदान में जाना ही होगा। जी देवनागिन, आप जाइए, मैं अन्य राक्षसों का संहार करता हूँ। नागराज और पूरा नागलोक राक्षसी सेना से युद्ध में व्यस्त था। वैश्विक, सुकन्या और अन्य नाग नागिन अपनी सीखी हुई युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल करके छोटे राक्षसों से लड़ रहे थे। तो वहीं नताशा नागिन सबसे बचती हुई भागती हुई कहती है, मैंने तो सही से युद्ध तकनीकें सीखी ही नहीं, अब क्या करूं? सभी अपनी अपनी रक्षा करने में व्यस्त है। लगता है आज नागलोक में मेरी समाधि बनना निश्चित है। एक राक्षस नताशा नागिन पर वार करने ही वाला था कि तभी वहाँ शिविका नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में आकर अपनी दिव्य तलवार से उस राक्षस को मारकर नताशा नागिन को बचाते हुए कहती है, आप ठीक तो है नताशा नागिन? आप किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। नताशा नागिन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद वो शिविका नागिन को राक्षसों का संहार करती देखती है। साथ ही राक्षसों के राजा नेवले नवलेश से देव नागिन शिविका का बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें नागिन शिविका अपने नागिन रूप को विशाल करके हाथों में दिव्य तलवार पकड़े नवलेश से कहती है, नेवले नवलेश, तुमने मेरे नागलोक को नुकसान पहुंचाने की जो योजना बनाई थी, उसको मैं देवलोक में रहते ही जान गई थी। इसीलिए मैंने इस नागलोक को बचाने के लिए सभी नाग नागिनों को युद्ध करने के लिए सक्षम बना दिया। इसीलिए तुम्हारी सेना को तो ये यूं ही समाप्त कर देंगे, और रही बात तुम्हारी, तो तुमको तो मैं समाप्त कर दूंगी। इतना कहकर शिविका नागिन एक जोरदार प्रहार से नेवले नवलेश का सर धड़ से अलग कर देती है। साथ ही
नवलेश के मरते ही उसके सारे राक्षस अपने आप गायब हो जाते हैं। ये नजारा देखकर नागलोक के सभी नाग नागिन शिविका के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं, जिस पर नागराज वहाँ आकर कहते हैं, नागिन शिविका, आपके नागलोक आने का मकसद पूरा हुआ। अब आपको वापस देवलोक जाना पड़ेगा। हाँ नागराज, इसीलिए अब आप बचे हुए नाग नागिनों को भी युद्ध भूमि में उतरने के बारे में बताइए। उनको युद्ध करने के लिए कौशल बनाइए, ताकि भविष्य में उनको किसी की आवश्यकता ना पड़े। क्यों नताशा नागिन, अब तो आप सीखेंगी ना युद्ध करने की तकनीकें। मुझे क्षमा कीजिए देव नागिन शिविका, मुझे लगा आप नागलोक में बदलाव करने आई हो। मुझे क्या पता था देवलोक से साक्षात देवी आई थी हमें इस भयंकर युद्ध से बचाने। अब आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखना नागराज, और यदि भविष्य में कोई भी समस्या आए तो देवलोक से ये नागिन शिविका दोबारा इस नागलोक में आ जाएगी। देव नागिन शिविका की जय। देव नागिन शिविका की जय। एक दिव्य प्रकाश के प्रकट होने के साथ देवलोक से आई नागिन शिविका उसी प्रकाश के साथ वापस देवलोक लौट जाती है, जिसके बाद नागलोक में किसी के मन में उसके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं होती और सब उस देव नागिन शिविका का सम्मान करते हैं। नागलोक की इच्छाधारी नागिन सोनाली असीम शक्तियाँ प्राप्ति हेतु पृथ्वीलोक के घने जंगल में तपस्या करने के लिए इंसानी रूप धारण करके नीचे आती है। इतना घना जंगल देखकर वो हैरान होकर कहती है, ये पृथ्वीलोक का जंगल कितना घना और हरा भरा है। यहाँ तपस्या करने का विचार एकदम उत्तम प्रतीत होता है। एक नागिन जीवन प्राप्त होने के कारण मुझे भी एक शक्तिशाली नागिन की भांति असीम शक्तियाँ प्राप्त करने का अपना लक्ष्य पूरा ही करना होगा। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। तो वो झट से अपने नागिन रूप में आकर जमीन पर रेंगना शुरू करती है। झाड़ियों को चीरते हुए एक सपेरा हाथ में बीन लिए वहां आता है। तो जंगल में सांप को रेंगते देखकर वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी सोनाली रेंगती हुई एक पेड़ के पीछे जाकर उस सपेरे की आंखों से ओझल हो जाती है। तो सपेरा इधर उधर देखते हुए खुद से कहता है, आखिर कहाँ गया वो सांप? सांप की तलाश में ही तो मैं इस घने जंगल में आया हूँ। कोई नहीं, जहाँ भी होगा बीन की धुन सुनकर तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। तो वहीं सोनाली अपने इंसानी रूप में आकर पेड़ के पीछे बैठी छुपी होती है। जैसे ही बीन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसे बेचैनी होने लगती है और कुछ ही देर में वो पेड़ के पीछे बैठी बैठी गहरी नींद में सो जाती है। सपेरा बहुत देर तक बीन बजाता है, लेकिन जंगल में उसे सांप दोबारा नजर नहीं आता। तभी वो बीन बजाते हुए उस पेड़ के पास आता है जहाँ सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर वो हैरान होकर कहता है, इतने घने जंगल में लड़की, वो भी सोते हुए? कहीं ये वो सांप तो नहीं थी? नहीं, सांप पकड़ने के चक्कर में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। धरती पर इच्छाधारी सांप नहीं होते। ए लड़की उठो। सपेरे के काफी जगाने पर भी सोनाली नहीं उठती। तो वो उसे वहीं छोड़कर सांपों की तलाश में जंगल में आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जंगल में बहुत तेज हवा चलती है, जिससे अचानक उसकी नींद खुलती है। तो खुद को यूं पेड़ के पीछे सोया देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती। इतने में ही बहुत तेज बारिश शुरू होती है। तो वो तुरंत नागलोक वापस लौट आती है और अपने भवन में जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे नागलोक में वापस देखकर हैरानी से उसके वापस लौटने का कारण पूछती है। तो सोनाली उसे बताती है, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कब उस सपेरे की बीन की आवाज सुनकर गहरी निद्रा में चली गई और जब मेरी आंखें खुली तो उस वन में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने लगी और मैं वापस लौट आई। किंतु मैं किस प्रकार उस वन में सो सकती हूँ? ये तो उचित ही हुआ ना पुत्री, वरना पृथ्वीलोक का वो सपेरा तुझे पकड़ के कैद कर सकता था। हाँ माँ, मुझे समझ आ रहा है कि इससे पृथ्वीलोक पर मैं बाल बाल बची हूँ, किंतु बीन की आवाज सुनकर जहाँ मुझे विचलित होकर अपना नागिन रूप लेना चाहिए था, वहाँ मैं गहरी निद्रा में चली गई। किस कारण? मैं एक नागिन ही हूँ ना माँ? नहीं, तो फिर कौन हूँ मैं माँ? तू नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन है पगली।
और ये कैसे व्यर्थ से सवाल पूछ रही है तुम मुझसे? और अब तुझे तपस्या के लिए मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। पृथ्वी लोक जाकर कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इतना कहकर वसुंधरा सोनाली की बातों को टालकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोनाली इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। समय बीतता है। आधी रात के समय सोनाली नींद न आने पर अपनी माँ के कक्ष में जाती है तो उसकी माँ उसे देखकर कहती है, क्या बात है, तू सोने के समय यहाँ आकर क्या कर रही है सोनाली? माँ, मैं क्या करूँ? मैं सोने की इतनी कोशिश कर रही हूँ किंतु मुझे नींद ही नहीं आ रही, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ भोलेनाथ की आराधना करने। इतनी रात्रि को मंदिर जाने का क्या तात्पर्य सोनाली? तू आंखें बंद करके सोने का प्रयास कर, नींद आ जाएगी। यही सोचकर तो मैं कब से अपने कक्ष में लेटी पड़ी थी किंतु नींद ही नहीं आई। अच्छा चल, मेरे कक्ष में सोने का प्रयास कर, यहाँ लेट और आंखें बंद कर। सोनाली अपनी माँ की बात मानकर बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करती है। तभी उसकी माँ शक्तियों का प्रयोग कर अपने हाथों में एक बीन प्रकट करती है। बीन को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये बीन की धुन मुझे कमजोर और विचलित कर देगी, किंतु अपनी पुत्री को सुलाने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि ये बीन ही इसे सुला सकती है। जिसके बाद वो बीन बजाना शुरू करती है, जिसे सुनकर जहाँ सोनाली को नींद आने लगती है तो उसी बीन की धुन सुनकर पूरे नागलोक के नाग नागिन और खुद वसुंधरा भी बेचैन हो जाती है। और बीन की आवाज पर सारे नाग नागिन बीन की आवाज के पीछे रेंगते हुए वसुंधरा के भवन के आगे पहुंचते हैं। वसुंधरा बीन बजाना बंद करती है कि तभी वो अपनी खिड़की से देखती है कि सभी नाग नागिन उसके भवन के आगे खड़े हैं। तो वो धीरे धीरे भवन से बाहर आती है। तभी उसे देखकर एक नागिन कहती है, नागिन काकी, ये अर्धरात्रि के समय आपके भवन से बीन की आवाज क्यों आ रही है? इस आवाज के चलते हम सभी नाग नागिन आपके यहाँ खींचे चले आते हैं। मेरे भवन से? नहीं तो मैं तो खुद बीन की धुन सुनकर बाहर की ओर खींची आ रही थी। ये किस प्रकार संभव है? नागलोक में बीन का पाया जाना असंभव है, तो बीन की आवाज? क्या पता नागलोक में कोई सपेरा घुस आया हो, किंतु रात्रि के समय उसे ढूंढ पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रभात के समय हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि बीन तो केवल एक सपेरे के पास पाई जाती है और अगर ऐसा है तो हमारे नागलोक के लिए खतरा हो सकता है। फिलहाल हम सब जाते हैं, आप भी भवन के भीतर चली जाइए नागिन काकी। हाँ बताओ, खामखा सभी नाग नागिनों को रेंगवा दिया। सभी नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं तो वसुंधरा भी अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब वसुंधरा पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही थी तभी सोनाली उसे रास्ते में आकर उसे बीन दिखाते हुए कहती है, इस बीन का प्रयोग कर आपने मुझे कल रात्रि को सुलाया था ना? चुप क्यों हैं आप? बताइए, आप जानती हैं ना कि मुझे बीन की धुन पर सोना क्यों आता है? बताइए माँ। क्योंकि ऐसा वरदान प्राप्त है तुझे महादेव से। जब तू मेरे गर्भ में थी तभी नागलोक पर मायावी सपेरों ने हमला कर दिया था। कई नाग नागिनों को अपने वश में कर लिया था, किंतु तेरे पिता ने बीन की धुन की मदहोशी में रहते हुए भी अपनी शक्तियों द्वारा सभी नागलोक वासियों की रक्षा की और उन सपेरे से लड़ते लड़ते पृथ्वी लोक चले गए, किंतु वहाँ से कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए मैंने तपस्या कर भोलेनाथ से तेरी सपेरों से रक्षा का वरदान मांगा। कैसा वरदान माँ? भोलेनाथ का तुझे वरदान प्राप्त है कि जब भी कोई सपेरा तुझे बीन बजाकर वश में करना चाहेगा, तू और नागिनों की तरह बीन की आवाज से कमजोर नहीं होगी, बल्कि गहरी निद्रा में चली जाएगी। अर्थात वरदान के कारण मैं उस दिन पृथ्वी लोक और कल रात को आपके बीन बजाने पर सो गई थी। हाँ पुत्री, इस वरदान के कारण कोई भी सपेरा या तांत्रिक तुझे अपने वश में नहीं कर सकता। अपनी माँ की बात सुनकर सोनाली असमंजस में थी कि जहाँ सभी नागिनें बीन की धुन पर नाचती है, वहाँ वो ऐसी नागिन थी जो बीन की धुन पर सोती थी। समय बीतता है। एक रोज अचानक ही नागलोक में एक भयानक राक्षस 2 सपेरों की सहायता से बीन बजवाकर नागलोक के सभी नाग नागिनों को बंदी बना लेता है। सभी नागलोकवासी उसके सामने असहाय हो जाते हैं। तो वहीं बीन की धुन सुनकर मंदिर में पूजा कर रही सोनाली वहीं गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद जब सोनाली नींद से जागती है तो नागलोक का ये दृश्य देखकर वो अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और उन दोनों सपेरों को अपने कुंडले में जकड़कर
मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर राक्षस हैरानी से कहता है, ये किस प्रकार संभव है? बीन बचने पर तू उन सपेरों के वश में क्यों नहीं हुई नागिन? जिसकी रक्षा भोलेनाथ के वरदान से हो, उसे तुझ जैसे राक्षस और ये शक्तिहीन मृत पड़े सपेरे क्या ही अपने वश में करेंगे। किंतु हमारे नागलोक की सीमा में प्रवेश कर तूने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। दुष्ट, अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। सभी नाग नागिन हैरान हो जाते हैं। नागिन सोनाली अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस राक्षस से मुकाबला कर अंत में उसे मौत की नींद सुलाकर सभी नागलोक वासियों को बंधन से मुक्त करती है और अपने वरदान के विषय में भी बताती है। इस प्रकार वो बीन पर सोने के वरदान के चलते नागलोक की रक्षा कर पाती है।